हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए, एवरेज की श्रृंखला में आज है हमारी एवरेज की क्लास 2। इससे पहले हम लोग एक क्लास को कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक एवरेज को कवर किया था और एक कॉन्सेप्ट कवर किया था मर्जिंग ऑफ ग्रुप। उसी श्रृंखला में आगे चलेंगे मर्जिंग ऑफ ग्रुप पे और किस तरह से प्रश्न को बनेंगे, जो प्रश्न बनेंगे उनको देखेंगे। तो प्रश्न है हमारा, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। एक बार आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार। प्रश्न में क्या बोला गया कि छात्रवृत्ति ना लेने वाले छात्रों का औसत हमसे पूछा गया। इसका औसत या परसेंटेज मान लीजिए, प्रतिशत मान लीजिए, यहाँ पे प्रतिशत लिख लीजिए। छात्रवृत्ति ना लेने वाले छात्रों का प्रतिशत हमसे पूछा गया। दिया किसका गया? छात्रवृत्ति लेने वाले छात्रों का हमें प्रतिशत दिया गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे लड़के और लड़कियां। यहाँ पे लिख लेंगे लेने वाले। लड़के कितने लेने वाले छात्रवृत्ति? 20% है। और लड़कियां कितनी? 30% है। और छात्रवृत्ति ना लेने वाली कितनी हो जाएंगी? जब 20% लड़के लेने वाले हो गए तो 80% लड़के जो हैं वो छात्रवृत्ति ना लेने वाले हो गए। और लड़कियां अगर 30% छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही हैं तो कितने परसेंट नहीं प्राप्त कर रही होंगी? यानी कि 70% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाली हैं। अब इनका अनुपात देखेंगे कि इनका अनुपात जो दिया गया, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया गया। 3 के सामने लिखेंगे लड़कों का अनुपात ना लेने वालों का 80, और लड़कियों के सामने 2 के सामने लड़कियों का अनुपात लिखेंगे जो कि दिया गया है 70। अब वही मर्जिंग ऑफ ग्रुप लगा देंगे। इसमें भी लिस्ट वैल्यू को हम लोग लेवल मान लेंगे। 70 हमने लेवल मान लिया। ये कितना ज्यादा है? 70 से 10 ज्यादा। 10 एक में ज्यादा कितने छात्र हैं? 3 है। तो 10 × 3 कितने छात्रों में बढ़ जाएगा? ये 3 और 2 5 छात्रों में। 10 × 3/5। 5 से काटेंगे इसे 2 बार, 3 दूनी 6। यानी कि जो हमारा औसत आएगा, जो प्रतिशत आएगा, वो 70 से 6 बढ़ के आएगा। तो 70 और 6 कितना हो जाएगा? 76। यानी 76% ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लेंगे। अगर आपका आंसर 76 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग इसे नोट कर लेंगे जिसका भी सॉल्व नहीं हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न नोट करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है। इसमें पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 43:37 है। पुरुषों की संख्या 88% साक्षर, यहाँ पे देख लीजिए, फिर क्या लिखा है? साक्षर लिखा है, साक्षर है। और स्त्रियों की संख्या 20% निरक्षर लिखा है। यहाँ पे निरक्षर है। उस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि बिना पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत पूछा जा रहा है कि उस गांव में या उस शहर में बिना पढ़े लिखे लोग कितने हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे आप हम लोग। प्रतिशत हमें कितना दिया गया है, उस अनुपात कितना दिया गया? 43:37 लिख देंगे। 43:37। इसके बाद देखेंगे पुरुषों का अनुपात कितना दिया गया? 88% दिया गया साक्षर। पूछ रहा है इनसे निरक्षरता का, तो 88% यदि पुरुष साक्षर हो गए तो निरक्षर पुरुष कितने हो गए? निरक्षर पुरुष हो गए 12%, लिख देंगे 12%। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। और जिसमें स्त्रियों की संख्या 20% निरक्षर दी गई। निरक्षरता का ये अनुपात हमसे पूछ रहा है तो सीधे सीधे लिख देंगे स्त्रियां कितनी हैं? 20% स्त्रियां हैं निरक्षर। अब इसमें मर्जिंग ऑफ ग्रुप लगा देंगे और इसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है मर्जिंग ऑफ ग्रुप में? सबसे छोटी संख्या को लेवल मानना है। यानी कि 12 हमारा लेवल हो गया। 12 से कितना जाता है? 8 जाता है। 8 कितने लोगों में? 37 लोगों में। 37 बटे कितना कर देंगे? इनको जोड़ के नीचे बटे में कर देंगे तो कितना आएगा? 7 3 10 और 4 3 7 और 1 8। 80 काट देंगे। 8 से काट 8 बार। यह गया हमारा 3.7। यानी कि जो भी हमारा लेवल हमने माना था उसमें 3.7 को ऐड कर देंगे। तो 12 हमने लेवल माना था तो प्लस लिख देंगे 12। तो कितना हो जाएगा? 12 और 3 15। 15.7% उस शहर में ऐसे लोग होंगे जो बिना पढ़े लिखे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12.7। जिनका 12.7
आंसर आ रहा है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में जिनका भी सॉल्व नहीं हुआ है प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नोट करिए आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में है। 11:9:5 के अनुपात में है। 11:9:5 के अनुपात में है। यदि 80% पुरुष साक्षर है, 30% महिलाएं निरक्षर हैं। यदि 80% पुरुष साक्षर हैं, साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं, और 80% पुरुष साक्षर हैं और 30% महिलाएं निरक्षर हैं, और 30% महिलाएं, नोट करते रहेंगे सभी लोग प्रश्न को, 30% महिलाएं निरक्षर हैं। आगे नोट करेंगे। तथा 90% बच्चे साक्षर हैं। बच्चे कितने साक्षर हैं? 90% बच्चे साक्षर हैं। तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन जैसे पिछले अभी आपको कराया है। आप लोग इस प्रश्न को एक बार अपने से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, इसके बाद इसका सलूशन बताते हैं। सॉल्व करेंगे सभी लोग इस प्रश्न को। प्रश्न में हमसे पूछ क्या रहा है वही देखेंगे। सबसे पहले लास्ट पॉइंट में हमसे पूछ रहा है निरक्षरता का प्रतिशत पूछ रहा है। तो हमें औसत किसका किसका चाहिए? निरक्षरता का ये हमें औसत चाहिए। तो प्रश्न पढ़ेंगे, पहले इनका रेशियो लिख लेंगे। कितना कितना रेशियो दिया गया है? 11:9:5 दिया गया है। लिख लेंगे 11:9:5। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, यदि 80% पुरुष साक्षर है तो निरक्षर कितने हो गए? अगर 80% साक्षर है तो निरक्षर कितने हो गए? 20%। हम लोग लेवल कितने का मानते हैं? जब परसेंटेज में वैल्यू दी होगी तो हम लेवल किसका मानेंगे? 100 का लेवल मान के चलेंगे। तो इसमें निरक्षर पुरुष कितने हो गए? 20% हो गए। इसके बाद आगे 30% महिलाएं निरक्षर है तो निरक्षरता का प्रतिशत भी पूछा गया, तो निरक्षर यहीं से मिल गए, तो निरक्षरता का प्रतिशत सीधे लिख लेंगे। 30% महिलाएं निरक्षर हो गई। और बच्चे कितने परसेंट? बच्चे 90% साक्षर है तो निरक्षर कितने हो गए? 10% हो गए निरक्षर। तो निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? मर्जिंग ऑफ ग्रुप से वही कर लेंगे। इसके सबसे छोटी संख्या को लेवल मान लेंगे कि 10 को हमने लेवल मान लिया। ये कितना ज्यादा है? 10 से 20 ज्यादा है। कितने लोगों में? 9 लोगों में, तो 20 × 9 यानी कि आ गया 180। और इधर देखेंगे ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा। कितने लोगों? 11 लोगों में, तो ये आ जाएगा 10 × 11 कितना आ जाएगा? 110। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 0, 8 और 1 9 और 1 और 1 2 यानी 290 आया। कितने लोगों में बांट देंगे? 11:9:5 के अनुपात में इसको डिवाइड कर देंगे। तो 9 5 14 और 11 कितना हो गया? 25। 25 से इसे भाग दे देंगे तो कितना आएगा हमारा? 25 से भाग देने के बाद आएगा 25 एकम 25 बचा 4 40, फिर 25 एकम 25 बचा 15, फिर दशमलव हो गया 0 बढ़ा देंगे 25 × 150 यानी कि 11.6। ये हमारा बढ़ के आएगा औसत। लेवल कितने का माना था हमने? 10 का माना था, तो 10 में 11.6 को जोड़ देंगे तो 10 + 11.6 आंसर कितना आ जाएगा? 21.6%
उस गांव की जनसंख्या निरक्षर होगी। आंसर कितना आएगा 21.6। जिसका भी आंसर 21.6 आ रहा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसका ये प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है एक बार इसे नोट कर लेगा और फिर आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। एक बार नोट कर लेंगे सभी लोग इस प्रश्न को। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न हमारे राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। राम का व्यय और बचत, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और बचत मतलब सेविंग। राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। उसका व्यय 12% से बढ़ जाता है। उसका व्यय 12% से बढ़ जाता है। उसका व्यय 12% से बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ये हमारा प्रश्न। एक बार आप लोग अपने से ट्राई करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसका बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर एक बार कोशिश करेंगे सभी लोग इसे सॉल्व करने की तो हो जाएगा। ये प्रश्न काफी आसान प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, इसके बाद समझने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। राम का व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया गया, यहाँ पे लिख देंगे व्यय और बचत अनुपात कितना दिया गया 3:2। अगर व्यय और बचत को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी, यानी कि आय आ जाएगी। ये फार्मूला होता है, लिख लेंगे। आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। 3:2 के अनुपात में व्यय और बचत है इसकी, तो आय कितनी हो जाएगी 3 और 2 5। आय उसकी कितनी होगी 5 होगी। अब प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि? 10% की वृद्धि होती है। उसका व्यय 12% से बढ़ जाता है। व्यय हमारा ये दिया गया, ये 12% से बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? हमारी बचत, इसको मान लेंगे x% की वृद्धि हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे मर्जिंग ऑफ ग्रुप से। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 36। आय और व्यय का योग किसकी
व्यय और बचत का योग किसके बराबर होता है, आय के बराबर होता है। तो इसका प्लस इसकी बचत को करेंगे मल्टीप्लाई आपस में तो 2x हो जाएगा, बराबर कर देंगे आय के 10 का 50, 36 इधर जाएगा तो आएगा हमारा 2x बराबर 14, x बराबर कितना आ जाएगा 7%। तो उसकी बचत कितने परसेंट से बढ़ जाएगी, 7% से उसकी बचत बढ़ जाएगी। जिसका भी आंसर 7 आ रहा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी लोग इस प्रश्न को नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नोट कर लेंगे सभी लोग इस प्रश्न को, जिसका भी नहीं हुआ है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को। आगे प्रश्न नोट करेंगे। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। आगे नोट करेंगे। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तद अनुसार उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। आगे लिखेंगे। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सेम प्रश्न पीछे वाले की तरीके से ही है, उसी तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में बोला गया अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि व्यय कितना है उसका 75% और शेष बचा लेता है। तो हम लेवल कितने का मानने को बताया था आपको, जब वैल्यू परसेंटेज में दी होगी तो हमें लेवल 100 का मान के चलना है, यानी कि उसकी इनकम टोटल कितनी है 100% है। तो उसकी व्यय अगर 75% हो गई, उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, यानी कि बचत हो जाएगी उसकी 25%। और उसकी आय कितनी होगी, आय 100 मान बताया ही था आपको, लेवल 100 का मान के चलेंगे तो आय उसकी होगी 100%। अब बोला गया प्रश्न में उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती। सबसे पहले इस रेशियो को थोड़ा हल्का कर लेंगे, तो इसे काटेंगे 25 से एक बार, इसे 25 से काटेंगे 4 बार, इसे 25 से काटेंगे 3 बार, तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा 3:1:4, यानी कि अब उसकी आय हो गई 4, बचत हो गई 1 और व्यय उसका कितना हो गया 3। आगे पढ़ेंगे। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। ये उसकी आय है, इसमें कितने परसेंट की 20% की वृद्धि हो रही है। वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, यानी खर्च मतलब व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। बचत में मान लीजिए x% की वृद्धि हो गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30 प्लस वही वाला फार्मूला लगेगा, व्यय प्लस बचत बराबर आए
30 इसका करेंगे तो 30 प्लस आएगा x बराबर 20 चक्कू 80। आगे सॉल्व कर लेंगे इसे, 30 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आएगा हमारा 50, यानी कि उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 50%। इसका भी 50% आया आंसर, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी लोग इस प्रश्न को नोट कर लेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, नोट कर लेंगे सभी लोग इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लेंगे, बाद जब एग्जाम होगा आपका तो इसी नोट से आप लोग अपना रिवीजन करके जाएंगे तो देखेंगे आप लोग कोई ना कोई प्रश्न आपको सीधे इसी क्लास से मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न नोट करिए सभी लोग। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। वृद्धि कर देता है और वह 15% खर्च में वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तदनुसार उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? सेम पिछले जैसा प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे 15, पिछले वाले प्रश्न में 15, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे हो गया 15%। सॉल्व करेंगे इसे सभी लोग, पिछले वाले प्रश्न के तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले। ये प्रश्न दिखने में तो ये प्रतिशत के होते हैं, लेकिन ये सॉल्व किस तरह से होते हैं? ये सॉल्व होते हैं औसत, यानी कि एवरेज से सॉल्व हो जाते हैं प्रश्न आसानी से। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि व्यय कितना हो गया 75%। अगर व्यय उसका 75% हो गया तो उसका जो बचत होगी वो कितनी हो जाएगी? बचत हो जाएगी उसकी 25% और आय कितनी हो जाएगी? आय हो जाएगी उसकी 100%। फिर उसी तरीके से इसका रेशियो में कम कर लेंगे, हल्का काट के 25 सेकंड 25 25 चौको 100 और 25 3 75 अनुपात क्या क्या बनेगा? 3:1:4 का अनुपात। अब आगे प्रश्न में बोला गया है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, कि आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की। और वो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है? 15% की। तो उसकी बचत में वृद्धि पूछेगी। बचत में वृद्धि मान लेंगे x% की उसकी वृद्धि हो गई, तो 15×3=45 प्लस x का 1 से करेंगे तो आएगा x बराबर कितना आ जाएगा? 20×80। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये x बराबर आ जाएगा 45 से घटाएंगे तो आ जाएगा x बराबर 35।
यानी कि 35% उसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। 35 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी 35 आ रहा है उसका करेक्ट आंसर है। बाद बाकी जिसका नहीं हुआ है वो अच्छे से पढ़ाई करे, मेहनत करे और इस प्रश्न को समझे और इसे नोट भी कर ले। इसके बाद इस प्रश्न को बार बार रिवीजन करे जिससे वो भी समझ जाए इस प्रश्न को। और चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को नोट कर लेंगे जिसका भी सॉल्व नहीं हुआ है प्रश्न। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक हम लोगों को जो रेशियो था वो बनाना पड़ रहा था 100% आय मान के और उसका खर्च परसेंट में देके। अब आपको डायरेक्ट प्रश्न में अनुपात दिया जाएगा, तब आपको कैसे सॉल्व करना है प्रश्न लिखेंगे एक बार सभी लोग। रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। 5:1 के अनुपात में है। रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। उसका वेतन 25% से बढ़ा दिया जाए। उसका वेतन 25% से बढ़ा दिया जाए। उसका वेतन 25% से बढ़ा दिया जाए और बचत 15%। उसका वेतन 25% से बढ़ा दिया जाए और बचत 15% से। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। उसका वेतन कितना बढ़ाया गया, 25% बढ़ा दिया जाए और उसके बचत होगा। यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेंगे प्रश्न। रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। उसका वेतन 25% से बढ़ा दिया जाए और बचत 15% से बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे लिख लेंगे और बचत 15% से। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। सेम कॉन्सेप्ट पे भी प्रश्न है हमारा जो अभी पीछे किया था। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। रतन का व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया गया है, 5:1, यानी कि व्यय और बचत इधर क्या हमारा आय। व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया गया, 5:1। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 5 व्यय है, 1 बचत है, तो आय कितनी होगी, 6। अब प्रश्न में बोला गया है उसके वेतन में 25% की, यानी कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो रही है। यहाँ से 25% की वृद्धि हो रही है और उसकी बचत में 15% से वृद्धि हो रही है। बचत इसकी क्या है कि 1 के बराबर। यहाँ पे 15% की वृद्धि हो रही है, तो उसके व्यय में हमें वृद्धि ज्ञात करनी है। तो व्यय की वृद्धि मान लेंगे x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 5x प्लस 15 बराबर आएगा 25 × 150 यानी कि 150। 15 को उधर भेज देंगे तो 5x बराबर आएगा 150 से 15 जाएंगे कितना बचेगा, 135। तो 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 3 5 7 35। तो x का मान कितना आ गया, 27%। यानी कि उसके व्यय में वृद्धि कितनी आ गई, 27%। यानी कि 27 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी आंसर 27 आ रहा है उसका करेक्ट आंसर है, और जिसका 27 नहीं आ रहा है
बार बार एक ही तरह के प्रश्न गलत ना करे, अगर गलत करेगा इस तरह से तो फिर एग्जाम में यार उसको दिक्कत होगी। तो देख लेंगे इस प्रश्न को, जिसका भी नहीं हुआ है सॉल्व वो इस तरह से सॉल्व कर लेगा अपनी कॉपी में, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, और 2/3 भाग पर 5%, और 2/3 भाग पर 5% ब्याज मिलता है, तथा शेष भाग पर 11%, 5% तथा शेष भाग पर 11% ब्याज मिलता है, 11% ब्याज मिलता है। तो बताइए उसकी समग्र पूंजी पर उसे कितना ब्याज मिलेगा, उसे कितना ब्याज मिलेगा। ये प्रश्न थोड़ा हटके पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, तो इसे जो भी प्रश्न को इसे सॉल्व करना चाहता है एक बार अपने मन से ट्राई कर ले। इसके बाद इस प्रश्न का सलूशन देखते हैं। एक बार सभी लोग ट्राई करें इस प्रश्न को, जो लगा पा रहा है वो भी करे ट्राई, और जो नहीं लगा पा रहा है वो भी ट्राई करके देखे एक बार, शायद लग जाए उससे प्रश्न। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग और कितना दिया गया, 2/3 भाग दिया गया, 1/4 भाग और 2/3 भाग। सबसे पहले नीचे वाली जो हर वाली संख्याएं हैं इनका कर लेंगे एलसीएम। एलसीएम में कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12। तो हमने मान लिया उस व्यक्ति के पास 12 रुपए, यानी उसकी पूंजी कितनी होगी, 12 होगी। इसका 1/4 भाग 3%, तो इसका 1/4 करेंगे तो 12 का जब 1/4 करेंगे तो आएगा 3 रुपए। उसको 3 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है, 3% ब्याज मिल रहा है, 3 को 3% ब्याज मिल रहा है। इसकी बात करेंगे 2/3 भाग, इस टोटल पूंजी का 2/3 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 करके देख लीजिए। 2/3, 3 का 4 भाग, 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो उसका 8 यहाँ पे आ गया। 8% पे कितना ब्याज मिल रहा है, 5 ब्याज मिल रहा है। तो 8 और 3 11, तो शेष कितना बचा हमारा, शेष बचा 1, यानी कि 1 रुपए पर हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 11% ब्याज मिल रहा है। देख लीजिए प्रश्न में दिया गया शेष भाग पर 11% ब्याज मिलता है। तो उसकी समग्र पूंजी पर, यानी कि वही मर्जिंग ऑफ ग्रुप वाला ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, यानी ये 3 पहले ग्रुप में 3 व्यक्ति हैं, दूसरे में 8 व्यक्ति हैं, तीसरे ग्रुप में 1 व्यक्ति है। इनका ये औसत दिया गया सभी का, और इन सभी ग्रुपों को जब आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो मिक्स का हमें औसत निकालना होता था। उसी तरह का ये भी प्रश्न है, जिसका लेवल मान लेंगे सबसे छोटी संख्या को, यानी कि 3 हमारा लेवल हो जाएगा। ये 3 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है कितने व्यक्ति में, 8 व्यक्ति में, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 16 एक्स्ट्रा मिल जाएगा प्लस। यहाँ से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है कितने व्यक्ति में, 1 ज्यादा है, तो यहाँ से 8 मिल जाएगा। तो 16 8 कितना हो गया, 24। अब सभी को कितने व्यक्तियों में बांट देंगे, 8 3 11 और 1 12 व्यक्तियों में। 12 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना हमारा, 2।
यानी जो हमने औसत माना है उसमें 2 जोड़ देंगे, 3 हमने औसत माना था, तो 3 और प्लस 2, तुम्हारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 5%। यानी कि उसको समग्र पूंजी पर कितना ब्याज मिल रहा है 5% उसको ब्याज मिल रहा है समग्र पूंजी पर। जिसका भी आंसर आ रहा है 5% उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी जिसका नहीं आया है वो इस प्रश्न को नोट कर लेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये प्रश्न नोट कर लिया होगा। फ्रेंड्स, तो कैसी लगी क्लास? अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।